मुझे लगता है कि शुरुआत आज हांगकांग से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना सफल आयोजन, चीन के राष्ट्रपति यहां नहीं आते हैं, उसके बावजूद इतनी ज्यादा वाहवाही, दो ध्रुवों में जब दुनिया बटी हुई हो, उसके बीच भारत ने संतुलन बनाए रखा, बैलेंस ऑफ पावर के जरिए आगे बढ़ा। तो मैं प्रसून शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी कि चीन के नजरिए से इस आयोजन को कैसे देखा जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि है और चीन के लिए कितनी ज्यादा चिंताएं बढ़ाने वाला है हिंदुस्तान। धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले एज ए भारतीय मैं अपना वक्तव्य देना चाहूंगा कि इस G21 से भारत ने इतिहास और भविष्य दोनों की दशा और दिशा निर्धारित कर दी है। एशियन यूनियन का जो एक्सपेंशन है 1999 से, जब से ये G20 का समूह बना है, पहला एक्सपेंशन है। अब ये G21 हो गया है। फ्यूचर के एस्पेक्ट से जो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आईटी यूटी, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई है, उसमें भारत के लिए तकरीबन 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो इनफॉर्मली बताया गया है, जिसमें फूड पार्क और सोलर पार्क बनाया जाएगा। तो ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनली अगर आप देखिए, जो हमारा यूएस के साथ टाई अप हुआ है डिफेंस कॉरिडोर में, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ का तकरीबन 23 गुना बढ़ चुका है। और ये जो कनेक्टिविटी का जो एक रेल और सी का जो लिंक बनाया जा रहा है, वो इस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। उसका एक G20 का मेगा इवेंट के साथ साथ भारत ने अपना गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट है, अभी एशिया डेवलपमेंट बैंक के सामने रखा तकरीबन 2 दिन पहले, जिसमें 70 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और उसमें भी जापान से लेके बाकी सभी देशों ने उसमें भारत के साथ मिलके काम करने का एक संदेश दिया है, और खासकर बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर यही आप अपने चीन आप की में मीडिया का यहाँ अभूतपूर्व है। देखिए, बार बार जो आम हिंदुस्तानी है वो ये पूछ रहा है कि G20 के जरिए हमको क्या हासिल हुआ। आपने बड़ी ही खूबसूरती से ये बता दिया कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आगे आने वाले वक्त में एक बड़ी क्रांति देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान के भीतर। आदित्य कोठारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ऋषि सुनक का यहाँ पर जिस तरीके से स्वागत किया गया, वो तस्वीरें अपने आप में अभूतपूर्व रही। आज की तारीख में यूके और इंडिया का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो बिल्कुल अलग और अलहदा है। मुझे लग रहा है G20 की तस्वीरें जितनी वायरल हो रही है, उतनी तस्वीरें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की भी वायरल हो रही हैं। लेकिन यहां पर चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, इटली हो, तमाम मुल्कों के नाराजगी के बावजूद, या ये कह सकते हैं कि दरअसल वो चाहते थे कि रशिया के नाम को शामिल किया जाए यूक्रेन के साथ, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, एक एक करके तमाम नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करते हैं, अपने पर्सनल कनेक्ट के जरिए वो रूस को कम से कम इसके जरिए साइडलाइन रखते हैं। रूस को एक बड़ा संदेश कि अगर हमने आपसे मित्रता की है तो हम हद तक उसको निभाएंगे, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का भी 4 बार जिक्र किया जाना और वहां के मुद्दों को भी शामिल किया जाना, ये क्या दर्शाता है? इसके जरिए क्या वास्तव में जिस बैलेंस ऑफ पावर की हम बात कर रहे थे कि दो ध्रुवों में विश्व व्यवस्था बटी हुई है, उन सब के बीच हिंदुस्तान ने एक बड़ी भूमिका यहां पर निभाई है इस दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए? नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें एक वही मुल्क उभरता है जो एक बैलेंसिंग पावर्स के बीच में अपने पोजीशन को लेवरेज करता है। कल जब मैं चैनल देख रहा था, आप ही के चैनल पे एम्बेसडर अशोक सजनर ने बहुत एक खूब बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के जो पर्सनल रिलेशंस है उनके साथ, सारे लीडरों के साथ, उसको कैसे वो लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज करते हुए सबको ढांचे में डालते हैं और सबको उसी उसी हिसाब से फिर अपने पर्सनल रिलेशंस को बिल्ड करते हुए जो एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रोग्राम के, उसको वो अचीव करते हैं। रहा बात विश्वनाथ साहब का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ही केम डाउन एज अ वेरी सिंसियर प्राइम मिनिस्टर, एज अ वेरी सिंसियर इंडिविजुअल, और सिंसियरिटी के हिसाब से उन्होंने वही बात की जो बाकी में उनके दिल के अंदर में, स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो एक सनातन धर्म के एक मान्यता है, बिलीवर है, और उसके ऊपर में जो खालिस्तान इशू विच इज अ रेड हेरिंग फॉर इंडिया एंड ब्रिटेन नाउ, उसके बारे में बात करना, आई थिंक उनकी एक काफी एक ऑनेस्टी थी वहां पर, वो झलकती हुई हमें नजर आई। जी चित्रा जी। बिल्कुल।
ये बिल्कुल सही कहा आपने और यही वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद, दूसरे अलग अलग मुल्कों को देखिए, एक फैमिली भी हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं, कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, बार बार झगड़े होते हैं, लेकिन 20 G20 जैसे बड़े आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले मुल्कों को साध कर उनमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल कराकर, जिन लोगों को 9 देशों को हमने स्पेशली इन्वाइट किया गया था, उन सभी को साध कर हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में यकीनन अभूतपूर्व है। संजय मेश्राम जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल, ये जो कामयाबी हिंदुस्तान को आज की तारीख में मिली है, उनके रोल को किस तरह से आंकेंगे आप? क्योंकि उनका जो पर्सनल कनेक्ट है, उसने बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिस पर हम नाकाम हो सकते थे, लेकिन उनके पर्सनल कनेक्ट की वजह से उसमें हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है आज की तारीख में। उन्होंने रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर खुद 1-to-1 कई नेताओं से बातचीत की है, इसको कैसे देखा जाए? चित्रा, जय हिंद। प्रधानमंत्री जी का जो रोल है, पहली बात तो बहुत बड़ा रोल रहा है। उनकी जो विजन है, जो फार साइटेडनेस है, वो अव्वल दर्जे की है। और मैं एक और चीज बोलूंगा, ही इज अ पर्सन हु इज गॉट, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो थकते नहीं है। मतलब इतना ट्रैवल कर लेते हैं, इतनी मीटिंग्स कर लेते हैं और हमेशा फ्रेश दिखते हैं। आज भी जब वो यहाँ समाधि में थे राजघाट में, बहुत फ्रेश लग रहे थे और वहाँ काफी देर खड़े हुए हर नेता को उन्होंने रिसीव। तो एक ये सारी उनकी विजन दिखाती है, उनका अनटायरिंग एफर्ट दिखाता है। और दूसरा देखिए, उनका जो फर्स्ट आज का मेरे को ना वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का याद आ गया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसमें सबसे पहला वर्ड है वी आर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और नंबर 2 उसमें लिखा है कि हम सब मिले थे। बिल्कुल, यकीनन हो गया, मिले थे। हमारी जो थीम थी वो वासुदेवा कुटुंबकम की थी। तो कहने का मतलब है, उन्होंने ये रिएटरेट किया है। तो ये जो नारा था, जो थीम थी, ये साफ जाहिर करता है कि मुद्दा बहुत क्लियर था, सबको साथ लेके चलना और आम सहमति करनी। और ऐसे मुद्दे पे जो बहुत ही मुश्किलात थे, जो हमने अभी डिस्कस भी किया, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर और टेररिज्म, ये सारे एंडोर्स हुए। पहली बार ये G20 में मतलब इतनी सब थे, और ये पहली बार हुआ है कि पहले दिन ही ये सारा डिसीजन मेकिंग होके और काम के तकरीबन 3 घंटे अनाउंस भी। बिल्कुल तो ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं। रविंदर जी, मैं अब सीधे आपके पास आते हुए एक ट्वीट है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। देखिए, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक अलग तरह का जेस्चर दिखाया गया, अलग शब्दों में उनको शुक्रिया अदा किया गया। एक जैसे पक्के दोस्त एक दूसरे को जिस तरह से आदान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं को, कई मुल्कों की ओर से हमने देखा है कि कैसे हक करती हुई तस्वीरें, गले लगाती हुई एक इमोशनल तस्वीर मैक्रो की ओर से ट्वीट की गई है। वहीं हम सब ने देखा जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया गया तो जाके कैसे उसके हेड उनको हक कर लेते हैं और शुक्रिया जताते हैं। इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामफोसा, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए ये लिखा है कि महात्मा गांधी एक थे जिन्होंने साल 1913 में अफ्रीका के अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आंदोलन को हमारी आवाज दी थी। और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 110 वर्षों के बाद अफ्रीका के वंचित, गरीब, अशिक्षा में डूबे और कर्ज से करा रहे देशों को संकट से उबारने के लिए मुहिम का आगाज किया गया है। तो जब इस तरह से कोई राष्ट्र अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है दूसरे राष्ट्र को लेकर, वो अपने आप में अभूतपूर्व हो जाता है। इन शब्दों की भावनाओं को अगर हम सोचें और देखें तो अफ्रीकी देशों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है G20 का सदस्य बनना। जो पीछे रह गए हैं, गरीब हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भेदभाव है, उनको खत्म करने के लिए G20 को अब एक होना होगा। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताओं की जुड़ाव को आप देख रहे हैं और मोदी के लिए कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए? 2 मुद्दे जिस पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कामयाब हुआ है। रविंदर जी। थैंक यू। मेरे विचार से मोदी जी का जो पर्सनल रिलेशंस है, जो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ने कहा, मैक्रोन कह रहे हैं, वो आई थिंक इसके एंड में G20 के एंड में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कहने के लिए कि मोदी जी विश्व मित्र हैं। पहली बात, विश्व गुरु हम अपने को नहीं कहेंगे, दूसरे हमें बोले, मोदी जी को बोले दूसरे देश के लोग, तो एक विश्व मित्र। दूसरा होता है ना सारथी, जो चैरिटियर होता है आपका, वो। और अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये विश्व मित्र का रोल और ये सारथी का रोल, मैं ओवरऑल में देखूंगा
ये दुनिया इस समय एक नए युग में आ गई है और ये दुनिया इस समय रिकंस्ट्रक्शन, रीग्लोबलाइजेशन हो रही है। मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा था कुछ दिन पहले, जब ये बिल्कुल। दुनिया रिकंस्ट्रक्ट हो रही है तो एक ये नया बिल्कुल। वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। इस मैट्रिक्स के सॉफ्टवेयर क्या है? इसके 3 या 4 सॉफ्टवेयर निकल के आए हैं इस G20 से। पहला सॉफ्टवेयर का पीस है जियो और जीने दो, वासुदेव कुटुंबकम, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स, दिस इज एरा टू लिव एंड लेट लिव। पूरी दुनिया को इस प्रिंसिपल पर चलना है, सॉफ्टवेयर पे चलना चाहिए। दूसरा, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो कि आप भी बात बिल्कुल। कर रही हैं, अफ्रीकन यूनियन, रिच नेशन, पुअर नेशन, लास्ट पर्सन, और यानी कि इंसान और देश और जो समाज होते हैं, हम केवल मार्केट नहीं है, मार्केट के अलावा बहुत सारी और चीजें होती है। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। तीसरा, जो उन्होंने कंक्लूडिंग में कहा बिल्कुल है, सर। बहुत अहम है, होप। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो चाहिए होप। मल्टीपल एंगल से, मेंटल हेल्थ से, कोविड से, जॉब से, जो भी कहिए, क्लाइमेट चेंज से, जंग हो रही है हर जगह, होप बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो 3 या 4 मंत्र इंडिया ने इस नए युग बिल्कुल। की स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास हमने करा है, ये बहुत बहुत महान चीज है। और इसको इंट्रोड्यूस करने में कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। लेट्स श्योर सी, दुनिया हमें उगते सूरज को सलाम कर रही है, भारत को बिल्कुल। नो डाउट हम उग रहे हैं, पर मोदी जी जिस कैरिस्मा से, अपनी पर्सनल केमिस्ट्री से, लीडर से इंटरेक्ट करके, कजोल करके, परसुएड करके, नेगोशिएट करके आगे ले जा रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के बनने को, जो कि नए युग में होपफुली युद्ध कम हो या रुके और बड़े युद्ध और ना, आने वाले वक्त में दुनिया डिवाइड हो रही है, आप कह रही हैं, जैसे हम सब समझ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट अलग अलग खेमे बन गए हैं। ये बिल्कुल। दुनिया एक कयास और क्लिफ के एज पर बिल्कुल। है, और इस समय ये सॉफ्टवेयर, ये मंत्र इंट्रोड्यूस करके विश्व मित्र सारथी बनिए मोदी जी।